हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। देखो, आज की जो वीडियो रहेगी थोड़ी लेंथी रहेगी, लेकिन टॉपिक अपना एक ही रहेगा। ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। और आज एटॉमिक मास के साथ साथ रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब दोनों ही जो टॉपिक रहते हैं एक साथ ही रहेंगे, मिक्स रहेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास, अच्छा एटॉमिक मास सब समझते क्या हैं कि किसी एटम का क्या मास। ठीक है, किसी भी एटम का क्या रहेगा यहाँ पे, मास रहेगा। अब एटम का मास आपके बॉडी, मान लीजिए आपकी एक तो पूरी बॉडी हो गई। ठीक है, उसका वेट और मास अलग अलग होता है। ठीक है, आपको बता दें कि आपकी बॉडी का वेट और आपकी बॉडी का जो मास रहता है अलग रहता है। तो किसी भी एटम का ऐसे ही मास निकालेंगे तो अब मास वो वाला मास थोड़ी यार, अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाला मास नहीं होता। ठीक है, मास दूसरा रहता है। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास यूनिट आपने नाम सुना है ना, AMU सुना है ना, वो निकालने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट रहता है अपना कि एटम्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, एटम्स क्या है, कहाँ कैसे बनते हैं, एटम्स के अंदर है क्या कि इसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल से कितने बहुत ज़्यादा मात्रा में। हैंस द एक्चुअल मास ऑफ द एटम्स आर सो स्मॉल। तो इस एटम का जो मास रहता है, एक्चुअल मास रहता है, वो क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। सो it is tough to determine the actual mass of particular atom। तो किसी भी पर्टिकुलर एटम का एक्चुअल मास निकालना हमारे लिए क्या हो जाता है, उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जितना ज़्यादा वो एटम का क्या रहता है, स्मॉल रहता है। ठीक है, एटम्स क्या रहता है, स्मॉल रहता है, क्योंकि उसका एक्चुअल मास क्या है, बहुत ही कम है। और एक्चुअल मास कम है तो उस वजह से क्या रहेगा, पर्टिकुलर मास हम नहीं निकाल पाएंगे। आई बात समझ में। अच्छा एक चीज़ देखिए कि दोबारा देखिए पॉइंट, कोई बात नहीं, धीरे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। एटम्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एटम्स क्या है, किससे कैसे बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जित कितने हैं, बहुत ज़्यादा है। हैंस द एक्चुअल मास ऑफ एटम्स, जो एक्चुअल मास है किसी एटम का, वो भी क्या है, बहुत कम है। और कम होने की वजह से हम इसको इवेलुएट नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते एक्चुअल मास को किसी भी पर्टिकुलर एटम में। आई बात समझ में। आगे देखिए, एज अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वेरियस एटम्स हैव वेरियस एटॉमिक मास विद फ्यू रेफरेंस ऑफ एटम। भाई इस कंसेप्ट पे बात करें तो अलग अलग एटम्स के अलग अलग क्या रहेंगे, एटॉमिक मास रहेंगे। मतलब हाइड्रोजन ले लीजिए, उसका अलग एटॉमिक मास है, हीलियम का अलग है, लिथियम का अलग है, एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास भी अलग अलग है। ठीक है, और क्या बात कर रहे हैं कि अगर फ्यू रेफरेंस एटम के साथ अगर इनको जोड़ दें, मतलब ये एक कंसेप्ट जो है, इस एटम के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मास जो है अदर एटम के साथ रेफरेंस के साथ जोड़ दें तो भी उनका जो मास ऑब्टेन होएगा, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। आई समझ में। दोनों ही कंसेप्ट क्या है, मिक्स है एक तरह से इसमें। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से भी करवाएंगे, डेफिनेटली आसान भाषा में करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं आल्सो द स्केल ऑन विच दीज मासेस। ठीक है, ये जो एक स्केल है ये मेजरमेंट करने में भी काम आता है, क्या, मास का एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एटॉमिक मास स्केल। ठीक है, उस स्केल को क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक मास स्केल बोलेंगे। एटॉमिक मास यूनिट may be defined as 1/12 of mass of an atom of carbon 12। ठीक है, देखो दोबारा रहेगा, एटॉमिक मास AMU, जैसे मैंने पहले ही इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बताया था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे कि 1/12 ऑफ मास ऑफ किसी एटम, कार्बन एटम पे
ठीक है। आइसोटोप्स ऑन द एटॉमिक स्केल, तो उसका एटॉमिक मास कितना रहेगा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। नहीं आया बात समझ में, कोई बात नहीं भाई। कोई भी एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे कि 1/12 जो किसी भी एटम का मास रहेगा वो किसके साथ अटैच रहते हैं, कार्बन के साथ रहते हैं, कार्बन 12 के साथ। ठीक है, तो आइसोटोप्स स्केल पे हमें क्या मिलता है, एक एटॉमिक मास यूनिट हमें मिलती है किसके बराबर, 1/12 के मास के बराबर, जो कि किसका है, कार्बन 12 का आइसोटोप्स है। क्लियर है। देखिए इसी से रिलेटेड आगे देखिए एग्जाम्पल के साथ। देखो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि मान लीजिए हमने क्या लिया है, क्लोरीन ले लिया। ठीक है, क्या लिया हमने, क्लोरीन लिया है। अब आपको पता है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। एक का रहता है 35.5 एटॉमिक मास, एक का रहता है 37 एटॉमिक मास। दोनों ही रिस्पेक्टिव है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, अलग है। आई समझ में। इनका रेशियो, ठीक है, हमेशा किस में लेंगे, 3:1 में लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखें तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट 3 तो फर्स्ट वाले क्लोरीन का कितना एटॉमिक मास है उसका 35.5, प्लस में सेकंड का रेशियो हमने कितना लिया 1, दूसरे का क्या है 37 है, डिवाइडेड बाई उन रेशियो का सम, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। तो अगर इनको हम ऐड करें डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आता है 35.5 ही आता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर फर्स्ट वाले का अगर राउंड ऑफ भी ना लेके चलें 35 ही ले फर्स्ट वाले क्लोरीन का, और सेकंड वाले का हम लेके चलें 37, तो एवरेज जो रहता है एटॉमिक मास यूनिट क्लोरीन का वो क्या रहेगा 35.5 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब मान लीजिए ये बात तो थी हमारे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। मान लीजिए किसी एलिमेंट के बारे में बात करें। ठीक है, कोई भी हमने मान लो एक्स एलिमेंट ले लिया, एक्स एलिमेंट ले लिया और उसके साथ हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है। ठीक है, अब इनका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या करें, मैंने लिख लीजिए आप इसको, रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, किसी भी मान लीजिए एक्स एलिमेंट का निकाला मैंने। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट जिसका हम निकाल रहे हैं, एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन में मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस केस में बात करें तो दोनों कंपाउंड में जिस एलिमेंट का हमने निकालना है और जिसका हमें पता है, ठीक है, रिलेटिव मास निकाल रहे हैं, तो उस केस में रिलेटिव मास की वैल्यू भी दी होगी और अपने यहाँ पे उस एलिमेंट के बारे में हम निकाल सकते हैं कि मास ऑफ एक एटम, ठीक है, उस एलिमेंट का एक एटम का मास कितना रहेगा वो ऊपर रखेंगे और मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन नीचे रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, थर्ड केस इसमें क्या रहता है, थर्ड केस रहता है कि अगर कोई एटम, ठीक है, कार्बन के साथ जोड़ दें, किसके साथ, वो तो मैंने हाइड्रोजन के साथ लिया था, कोई भी एक एलिमेंट है कार्बन के साथ हमने जोड़ दिया। अब कार्बन का आपको पता है कि क्या रहता है एटॉमिक मास, बताओ भाई, वैसे 12 रहता है लेकिन इसका आइसोटोप में क्या रखेंगे 1/12 रखेंगे एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कार्बन का लेके चल रहे हैं तो कार्बन के ऊपर क्या रखें, फॉर्मूले में मास ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, मतलब सेम चीज, एटम ऑफ द एलिमेंट, और डिवाइडेड बाय क्या रखेंगे 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 C12
1 यूनिट, मतलब कार्बन की 1 यूनिट जो रखेंगे वो वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये सब एक फॉर्मूला रहता है, आप ये हम नोट कर सकते हैं कि ऊपर क्या है, मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट, और नीचे 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 आइसोटोप्स रहता है, 1 एटम रहता है किसका, कार्बन-12 का। आई बात समझ में, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ देखिए कि मान लीजिए, एक लास्ट पॉइंट अपना, कि अगर एटॉमिक मास जो रहता है कार्बन का कितना रहता है, बताओ भाई, 1/12 रहता है। ठीक है, अब वही चीज़ मैं अगर ऑक्सीजन के साथ रखूं, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रखूं, तो आपको पता है कि कार्बन का 12 और ऑक्सीजन कितना रहता है, 16 रहता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालने में बात करें तो 16 तो कितना है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, कार्बन का कितना है, 1/12 है। आई बात समझ में। और अगर बात करें कि आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में बात करें तो कार्बन का अपने कितना एटॉमिक मास रहता है, 1, खाली 12 रहता है। ये तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ये कार्बन का, और कार्बन के आइसोटोप्स रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका 1/12, तो ये दोनों कैंसिल हो गई यहाँ पे, तो 16 यूनिट किसका आ गया, ओनली ऑक्सीजन का आ गया। तो इसी वजह से क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें तो ऐसे निकलता है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 1/12 ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये थे आज की वीडियो। अब देखिए बात करते हैं, कल हम बात करेंगे कि केमिकल्स के बारे में। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक रह जाता है, कोई भी आपको टॉपिक में डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल डेफिनेटली वो टॉपिक बताया भी जाएगा। ठीक है, और सभी टॉपिक कवर भी किए जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ टॉपिक आगे पीछे हो जाए, लेकिन सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चे जो है प्रदीप की बुक से पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चे दिनेश की बुक से पढ़ते हैं, काफ़ी मॉडर्न एबीसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो बुक में अलग अलग प्रेफरेंस रहती है और अलग अलग टॉपिक्स आगे पीछे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, लेकिन आपकी ड्यूटी रहती है कि सबसे जो है आपको वीडियो शेयर करनी है, सबसे पहला काम ये है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करनी है ताकि वो अपने नोट्स बनाते रहे और टच में भी रहें। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है काफ़ी हेल्पफुल रहती है आने वाले टाइम पे भी, आने वाले वीडियोज़ पे भी, क्योंकि अभी आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम जो है जून के बाद कभी भी हो जाएंगे फिर। ठीक है, इसलिए सिलेबस जो है रनिंग में चल रहा है। तो जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखें, प्लीज़ टेक केयर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।